नमस्कार दोस्तों, व्यालोकवाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ हैं अवनीश पीएन शर्मा जी। अवनीश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। व्यालोक जी, बहुत-बहुत नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हमारे यहाँ एक कहावत है अवनीश भाई, बिहार में, बाप मरल अनहरिया में बेटा के नाम पावर हाउस। मैं राहुल विंची को जब-जब देखता हूँ तब-तब मुझे यही चीज़ याद आती है कि खैर जिसका खानदान ही मतलब एक तरह से भारत विरोधी रहा हो, हिंदू द्रोही रहा हो, उसके बारे में जितनी भी बातें कही जाएँ वह वैसे तो कम होंगी। लेकिन एक बार फिर से राहुल विंची यात्रा पर है, विदेश यात्रा पर। और ध्यान देने की बात ये है दर्शकों कि जब भी देश में चुनाव होते हैं उसके पहले यह ज़रूर अपने विदेशी आकाओं, फंडर्स के पास जाता है, उनसे कुछ सीखने, उनसे कुछ राय-मशविरा करने कि इस देश में आग कैसे लगाई जाए। अभी यह अमेरिका में उस महिला से मिला है जो घोर भारत विरोधी है, पाकिस्तान परस्त है, जिसने पीएम मोदी के ज्वाइंट सेशन के भाषण का बहिष्कार किया था, जो लगातार कश्मीर के मुद्दे पर मुखर रही है। ओल्हान पामर नाम है उसका। और उसके अलावा यह जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, उसको कम से कम मैं तो देशद्रोह की ही श्रेणी में रखता हूँ। आगे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन पहला मुद्दा, इसने सिखों के बारे में अनाप-शनाप बोला है और इसने कहा है कि इस देश में यानी भारत में सिख पगड़ी पहन सकते हैं कि नहीं, कड़ा पहन सकते हैं कि नहीं, यह अब बैटल है, यह लड़ाई है। पता नहीं इसकी स्मृति क्षीण हो गई है या यह जानबूझकर झूठ बोल रहा है धूर्तराज। स्मृति तो खैर इसकी है ही ठीक-ठाक, लेकिन यह जानबूझकर झूठ बोल रहा है धूर्तराज। यह भूल गया है कि 1984 में जब इसके मरहूम अब्बा हुजूर गद्दी नशीन थे, तो इसी देश ने सिख विरोधी दंगे देखे थे और उस दौरान सचमुच सिखों की पगड़ी पर संकट आया था। सिखों की के बाल काटे गए, सिखों की दाढ़ियां मुड़ी गईं और इसके साथ न जाने कितने सिखों का नरसंहार किया गया। बहरहाल अवनीश भाई, बोला इसने बहुत कुछ भी है। आपसे जानना चाहेंगे, आरक्षण भी ये खत्म करने की बात कर रहा है। ठीक बात है व्यालोक जी। मैं अपनी बात की शुरुआत जरा एक छोटा सा स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में, हालांकि दर्शकों को ये दिखेगा नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको दिखाना चाहता हूं। ये यूएस के सैन फ्रांसिस्को का एक अखबार है जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर के साथ कुछ अंग्रेजी में छपा हुआ है और उसमें ऊपर जो आप रेड कलर के घेरे में आपके दर्शक देख पा रहे हैं, उसमें लिखा है अमेरिकन्स आर आस्किंग इज इंडिया राहुल इज राहुल फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान। अमेरिकन्स यह पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी अमेरिका में आए हैं, वो भारत से आए हैं कि पाकिस्तान से आए हैं। जिस तरह की बात राहुल गांधी लगातार वहां पर कर रहे हैं, तो ये इस बात में अपने आप में कंप्लीट कर देता है कि राहुल गांधी क्या करने गया है। राहुल गांधी भारत का कोई एजेंडा, आप कह रहे हैं भारत विरोधी एजेंडा, भारत का वो कोई एजेंडा नहीं चला रहा है। राहुल गांधी भारत की संसद में नेता प्रतिपक्ष भले हो, लेकिन वो नुमाइंदा है भारत के दुश्मन पाकिस्तान का। राहुल गांधी भारत में भारत के विदेशी शत्रुओं द्वारा नियुक्त किया गया एक ऐसा घोड़े की शक्ल में, घोड़े के खानदानी जो जानवर होता है, जो कि भारत के शत्रुओं के राजसूय यज्ञ में आगे आगे दौड़ रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि वो 4 जून के बाद दौड़ रहा है, वो उससे पहले दौड़ रहा है। आपने एक भोजपुरी की कहावत जो बिहार की है, हालांकि बिहार में सिर्फ भोजपुरी नहीं है, बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, देशज कह देता हूं। देशज की एक कहावत का आपने जिक्र किया कि वो क्या बाप और बेटा तीरंदाज। साहब, ये कांग्रेस ही इतनी बेशर्म हो सकती है कि जिसके राज में सिखों के गले में टायर जला के फूंक दिया गया, वो आज सिखों की हितैषी बनी पड़ी है। और यहां पर एक चीज और भी है साहब, सिर्फ कांग्रेस को ही मत सुनाइए, ये वही पंजाब है जिसने ये सब भूल के कांग्रेस को लगातार वोट दिया है, कांग्रेस की सरकारें बनवाई हैं। तो ये टू वे सड़क है साहब।
अब इस टू वे सड़क पर हमारे आप जैसे लोग बीच डिवाइडर पर खड़े होकर लगे उछलने की नहीं नहीं इधर की सड़क वाले बदतमीज हैं, फिर हम थोड़ी देर में कहें नहीं नहीं इधर की सड़क वाले बदतमीज हैं। दोनों तरफ बदतमीजी है। बहरहाल ये एक दूसरा विमर्श हो जाएगा, मैं बाद में चलूंगा। राहुल गांधी अमेरिका में लगातार क्या कह रहा है? सबसे पहले भाई देखिए, संघ से तो उसका पुराना नाता है, उससे बड़ा कोई संघी नहीं है। मुझे लगता है संघ खुद के बारे में जितना और संघी खुद के बारे में नहीं जितना 24 घंटे में बात करते हैं, उससे ज्यादा राहुल गांधी और उसका इकोसिस्टम बात करता है। इसके लिए चलिए मैं कांग्रेस को बधाई नहीं दूंगा, राहुल के इकोसिस्टम को बधाई नहीं दूंगा। मैं सभी नागपुर वालों को प्रणाम करता हूं कि आप इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके बारे में राहुल गांधी हमेशा बात करता रहता है। लेकिन आप राहुल गांधी के बारे में कितना बात करते हैं, ये भी ये देश देख रहा है। आपका इकोसिस्टम राहुल गांधी और कांग्रेस के खतरनाक एजेंडे के बारे में कितना बात कर रहा है, हे नागपुर वालों, तुम्हें ये देश देख रहा है। आप बंद कमरों में, बंद व्हाट्सएप ग्रुपों में, बंद फेसबुक क्लोजों में और बैठक भोजन विश्राम के बाद आराम के समय में इस तरह की बातें करते हैं। ये देश के लिए और देश में राष्ट्रीय विमर्श नहीं खड़ा करता है। और शायद यही वजह है कि हम जैसे फुटकर लोगों को, जी हाँ व्यालोक जी मैं दोहरा रहा हूं, हम जैसे फुटकर लोगों को व्यालोक वाणी पर बैठ के व्यालोक और अवनीश को ये सारी बातें कहनी पड़ रही हैं। मोहन भागवत जब बिहार के किसी चुनाव में आरक्षण की पुनर्समीक्षा की बात कर देते हैं, जिसको कि सालों बाद सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बारे में कहता है और समझ पाता है, जो आपके आरएसएस चीफ बहुत पहले कह चुके हैं। लेकिन साहब आरक्षण समाप्त हो जाएगा। क्रीमी लेयर का हालिया जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कथन है, वो फैसला नहीं है, वो कथन है, एक राय है। उसको लेके इस देश में नैरेटिव खड़ा कर लिया जाता है और सफलता से खड़ा कर दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल गांधी जैसा फर्जी व्यक्ति भरे चुनाव में ये आरक्षण खत्म कर देने का नैरेटिव न सिर्फ खड़ा कर लेता है व्यालोक जी, बल्कि बाकायदे उसके बदौलत 99 सीट लेके चला आता है और आप कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। आप बहुत बड़े बरगद हैं विमर्श के, आप बहुत बड़े छायादार पेड़ हैं, लेकिन आपने उखाड़ नहीं पाया। अब राहुल गांधी जब ये कहता है एक मंच से, और कोई मुझे ये ना सिखाए कि मैं तोड़ मरोड़ के उसके बयान को कह रहा हूं, सिखों पे भी मैं अभी आऊंगा, जिस पर लगातार कांग्रेस बिलबिला रहे हैं, कांग्रेसी बिलबिला रहे हैं कि हमारे नेता के बयान को आप लोगों ने तोड़ मरोड़ कर कहा है। आरक्षण पर केवल पुनर्समीक्षा की बात को अगर तुम ये कह सकते हो और नैरेटिव खड़ा कर सकते हो कि आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी, तो राहुल गांधी ने क्या कहा है यूएस में? आप पूछते हो कि आरक्षण के बारे में हिम्मत कैसे होती है बोलने की, और राहुल गांधी का पूरा सेंटेंस है कि समय आएगा तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, राहुल गांधी ने। और मैं भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा इस देश के विपक्ष में बैठी एकमात्र पार्टी की एकमात्र नेता बहन मायावती जी का। बहन मायावती जी का ट्वीट है, और एक ट्वीट नहीं, सीरीज में ट्वीट है 6 का, जिस पे उन्होंने संभवतः पहली ऐसी भारत की पार्टी है और दलित राजनीति की सबसे बड़ा चेहरा भारत में, जिन्होंने राहुल गांधी के इस खतरनाक एजेंडे को आरक्षण वाले डिकोड किया है। और न सिर्फ डिकोड किया है, बल्कि उन्होंने पंडित नेहरू जिन्होंने आरक्षण खत्म करने के लिए, और आरक्षण की पुनर्समीक्षा तो छोड़ दीजिए, सीधे सीधे आरक्षण क्यों ना खत्म कर दिया जाए, इसके बारे में तब के देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। वहां के जिक्र से शुरू करके राहुल गांधी के आज के एजेंडे और जातिखोरी के एजेंडे तक वो आई हैं। सवाल ये उठता है कि आपके बारे में फर्जी ही सही नैरेटिव खड़ा करने में वो विपक्ष के लोग सफल हो जाते हैं, आप क्या करते हैं? यहां पर एक आत्मावलोकन की भी आवश्यकता है। और रही बात सिखों की, तो साहब राहुल गांधी ने ये जो खतरनाक बात कही है, इसके 2 आयाम हैं। मैं आधा मिनट और लूंगा। 2 आयाम हैं। उसने एक बात हवा में छोड़ दिया है कि इस देश के सिखों को अपने कृपाण और अपने धार्मिक पगड़ी चिन्ह इनको लेके गुरुद्वारों तक के प्रवेश की बात की है, इसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। उसने ऐसा कह के, याद कीजिए, ये वही पन्नू नाम का चीथड़ा एक वहीं अमेरिका में घूम रहा है, कनाडा में वो पूरा खालिस्तानी इकोसिस्टम मौजूद है। उसने उस विंग को भी, और जो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग हैं भारत में भी मौजूद, उनको ये नैरेटिव दे दिया है कि ये होमवर्क दे दिया है कि बेटा ये रहा होमवर्क, इसको उछालो। एक ये आयाम है। और दूसरा आयाम ये है कि भारत में उसने राष्ट्रवादी सिखों के मन में
एक तरह का संशय। और आप देखिए इसका कितना बड़ा एजेंडा, कौन कहता है कि ये पप्पू है भाई साहब, इसका इतना बड़ा एजेंडा है। ये आपके हिंदुओं में बंटवारा कर रहा है, ये हिंदुओं से ही निकले हुए सिखों उनमें और आप में भी भेद डाल रहा है। मुसलमानों में तो ये बांटने की इसकी औकात है? कभी इसने जातिगत सर्वे की बात मुसलमानों में की? अंत में एक छोटी सी बात सर, आईना देखिए, और आईना देखना होगा कि राष्ट्रवादी खेमा नैरेटिव की लड़ाई में लगातार कमजोर होता जा रहा है। और मुझे समझ में नहीं आता कि आप जिस इकोसिस्टम की बात करते हैं वो इकोसिस्टम तो हम आप काम कर रहे हैं, लेकिन संस्थागत कोई स्टैंड लिया गया राहुल गांधी के, चाहे आरक्षण वाली बात हो। मैंने सिखों वाले में मैंने देखा सिरसा जी ने कल कई सारे प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी बात कही और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन आरक्षण के विषय पर जो राहुल गांधी ने बोला है उसको लेकर अभी तक भारत में कोई बात नहीं कर रहा है दक्षिण टोला। ये बेहद ही दुख की बात। राहुल विंची का वह पूरा भाषण अगर सुना जाए दिल पर पत्थर रखकर, तो वह कोई भाषण नहीं है, कोई क्वेश्चनायर नहीं है, वह एक सीरीज है एंटी भारत प्रोपेगेंडा की। भारत विरोधी जो भी विचार है वह सब कुछ उसने इकट्ठे एक जगह बोला है। पहले सिखों को बताया, उसके बहाने फिर आरएसएस के बहाने उसने भाषाओं में आग लगाई। उसने कहा कि आरएसएस सोचता है कि कुछ भाषाएं नीची हैं, कुछ भाषाएं ऊंची हैं, जबकि 2018 में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा ने जो वक्तव्य जारी किया या जो प्रस्ताव जारी किया, उस प्रस्ताव में एक पॉइंट है, उसका शीर्षक है भारतीय भाषाओं को बचाने की करनी होगी मुहिम। जो आरएसएस भारतीय भाषाओं की बात कर रहा है, और यह आरएसएस ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रवादी है वह अगर कहता है कि अंग्रेजी को जो तुमने सिर पर थोप रखा है, और यही बात हम लोग अपने भारत के दक्षिणी हिस्से में रह रहे तमाम भाई बहनों से कहते हैं कि आप तेलुगु, कन्नड़, तमिल सबको ऊपर रखिए, लेकिन जो स्थान आपने अंग्रेजी को दे रखा है, जो संपर्क भाषा बनाए हुए हैं, वो स्थान अगर आप हिंदी को दे देंगे तो इसमें क्या बिगड़ता है। और यही इसी पॉइंट का लाभ उठाकर वो सब के सब कहते हैं कि हिंदी थोपने की साजिश की जा रही है। बहरहाल राहुल गांधी ने केवल इतना ही नहीं कहा, उसने चीन की प्रशंसा की। उसने कहा कि चीन का सिस्टम बहुत अच्छा है, भारत में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जबकि उसको पता नहीं है कि चीन में बेरोजगारी की दर, उसको पता है, लेकिन उसने इस बात का नहीं कहा कि चीन में 17% बेरोजगारी हो चुकी है, जिस पर रॉयटर्स जो पश्चिम का है और लगातार भारत के विरोध में ही खड़ा रहता है, पश्चिम का कोई भी अखबार या कोई भी मीडिया संस्थान, उसने चीन के बारे में यह कहा है कि वहां बेरोजगारी की स्थिति ये है कि जिस तरह 2018-19 से चाइना में भूतहा इमारतें खड़ी हैं और उनमें कोई लोग नहीं जा रहे हैं, उसी तरह बेरोजगारों की एक लंबी फौज आ रही है। और उसको उन्होंने एक टर्म भी दिया है, वो टर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, टेल घोस्ट करके कुछ टर्म है। सवाल यही उठता है अवनीश भाई, आपकी जो चिंता है उसी चिंता को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि हमारी सरकार क्या कर रही है, और सरकार की जो मातृ संस्था कही जाती है आरएसएस, वो क्या कर रहे हैं। हम और आप लगातार बात करते हैं, लगातार इस विषय पर बोलते हैं, हम लोग लगातार इस विषय को लेकर आते हैं, और लोग हमसे कहते भी हैं कि यार आप लोग राहुल गांधी को इतना भाव क्यों देते हैं, राहुल विंची के बारे में इतनी बात क्या करनी, दूसरी बातें किया कीजिए। लेकिन यह बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है अवनीश जी, क्योंकि यह व्यक्ति 42 सीटों से 99 सीटों पर पहुंच गया है, ये नेता प्रतिपक्ष बन गया है। यह बाहर जब भी जा रहा है तो लोग ये पूछ तो रहे हैं ना कि वह भारत से आया है कि पाकिस्तान से, यानी बाहर की दुनिया इसको गंभीरता से ले रही है, यानी बाहर के लोग जानते हैं कि यह भारत का एक सो कॉल्ड नामचीन नेता है। लेकिन यह वहां जाके कभी सिखों को बड़गलाता है, जहां खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जहां पन्नू बैठा हुआ है, और इसके साथ एक पूरी टीम गई है, डीके शिव कुमार गए हैं, वो कमला हैरिस से मिलेंगे, ओबामा स्कूल की पैदाइश लोगों से मिलेंगे, और इन सब के बीच हम देखते हैं एक गहरा मौन। और जैसा कि हमारी आदत है, चूंकि हम लोग प्रारब्ध पर हमेशा बातचीत करते रहे हैं और हम समाधान की दिशा में बढ़ते हैं, इसलिए अब समाधान की तरफ बढ़ें। इस
बेलगाम बगटूट घोड़े को नाथने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? इसमें कौन सी राजनीति आ रही है? आलोक जी, मैं सच बताऊं, आजकल किसी भी विमर्श में मैं एक लाइन सुनने को आतुर रहता हूं। मेरे कान तरसते रहते हैं और मतलब ईश्वर की कुछ कृपा है कि बहुत बहुत जल्द, कुछ मिनटों के इंतजार के बाद ही मेरी वो इच्छा पूरी हो जाती है। सरकार क्या कर रही है? बड़ा अच्छा प्रश्न। आहा, नरेटिव निर्माण में सरकार क्या कर रही है? विमर्शों के मैदान में सरकार क्या कर रही है? किसी की नीयत को पहचानने में सरकार क्या कर रही है? किसी के चरित्र वाचन में सरकार क्या कर रही है? तो बढ़िया है भाई साहब, फिर विपक्ष में ही बैठाइए। भाजपा वहां पर ज्यादा अच्छा काम करती थी, ये बहुत अच्छा काम करती थी, बड़ी मजबूत थी। सर, सरकार में आने के बाद अनिवार्य रूप से संवैधानिक चरित्र बदलना होता है। योगी आदित्यनाथ के शहर से मैं आता हूं, बहुत कुछ दबा के, बहुत कुछ रोक के जरा सा एक निजी बात कह रहा हूं। गोरक्ष पीठ और उनके दादा गुरु, उनके बाबा गुरु और वो पूरी पीठ नाथ परंपरा की उस क्षेत्र से आती है जहां जबान जो है बड़ी कड़वी होती है उन बाबाओं की। और गालियां तो साहब समाज में अगर दी जाती हैं तो उस पीठ के लोग अगर एक बार मुंह खोलते हैं तो 1 सेकंड में वो कितनी गाली दे जाएंगे, ये जो लोग भी जानते हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं। योगी आदित्यनाथ भी उसी से आते हैं। एएनआई का एक बाइट मुझे अभी भी याद है जिसमें चपर बड़ू की मात्रा और तपर छोटी की मात्रा के साथ य पर आ की मात्रा एक शब्द उनके मुंह से निकला था और सुनाई दिया था। इसके अलावा भी बड़े अच्छे विशेषण उनके शब्दकोश में हैं और जबान पर बहुत तेज चलते हैं। गोरखमठ में जैसे ही वो एंटर करते हैं उसके बाद वो सारी चीजें आ जाती हैं लहजे में। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा संभव नहीं है। सरकार से हर चीज की अपेक्षा कि वो विमर्श बनाएगी, और वह भी तब जब वो सरकार में बैठने के बाद एक पार्टी चुनाव जीतने से ठीक पहले तक एक पार्टी रहती है और जैसे ही चुनाव जीतने के बाद शपथ लेती है तो सरकारी बाबू हो जाती है ब्यालोक जी। और इसी देश ने 4 जून को 99 सीट देके नेता प्रतिपक्ष बनाया है राहुल गांधी को। फिर सरकार करे, इसका मतलब सरकार 99 सीट ही ना जीतने दे राहुल गांधी को। ऐसी की तैसी चुनाव आयोग की चुनाव कराए ही ना सरकार, तब अपेक्षा करिए। आपने यहां पर एक तानाशाह पैदा कर रखा है, तानाशाह बैठा रखा है। और जब राष्ट्रवादी लोग बड़े मासूमियत से कहते हैं सरकार क्या कर रही है, तो यह साफ तौर पर मेरा मानना होता है कि आप विपक्ष द्वारा चलाए गए 10 साल के उस एजेंडे को शानदार तरीके से अपने कंधे पर ढो रहे हैं कि आपने एक तानाशाह बैठा रखा है। वो मोदी को तानाशाह कहते हैं, मोदी को ऑटोक्रेट कहते हैं, वो मोदी को संविधान की रक्षा नहीं करने वाले कहते हैं। वो कहते हैं देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है क्योंकि हर चीज सरकार करे। घर में आटा खत्म, सरकार करे। कोई किसी को गाली बक रहा है, सरकार करे। हमारे घर के सामने दंगाई जुट गए, अरे तब सरकार करे, वो पुलिसिंग का काम है। लेकिन विमर्शों के मैदान में राष्ट्रवादी खुद अपना चेहरा देखें कि वो कहां है। राहुल गांधी अपने खतरनाक एजेंडे में लगा है और लगा रहेगा। उसके पास भरपूर समय है, 4.25 साल का अभी समय है उसके पास, छोटा मोटा समय नहीं है साहब। जी, मैं इसमें केवल एक बात से ना इत्तेफाकी रखता हूं, और आपने जो कहा कि विमर्श के मैदान में दक्षिणी टोला कमजोर तो पड़ रहा है और ये हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारी जैसी कुछ टिमटिमाती अगरबत्तियां या मोमबत्तियां जो हैं वो राहुल विंची के एजेंडे को लगातार सरकार से मैं जब बात करता हूं, और मैंने अगर ये पूछा है तो मेरा ये मानना है कि जो इसके खिलाफ घोटाले के मुकदमे चल रहे हैं उनको एक्सपेडाइट किया जाए। इसका जो भी ये जमानती चल रहा है, लेकिन फिर उस पर बात आ जाएगी कि वो पूरा आपका जुडिशियरी सिस्टम जो है उसको कीजिए। और मैं हमेशा मानता हूं कि विचारधारा की लड़ाई कोई भी सरकार नहीं लड़ती है, विचारधारा की लड़ाई हमारे आपके जैसे लोग। और 2014 में याद रखिए कि इनको लाने वाले या सारे लोग वो वही थे जो खेत की मेड़ों पर बैठकर अपना 1 GB लेकर और 2 GB महीने का लेकर
और वो एक नैरेटिव गढ़ रहे थे, वो कांग्रेस के पापों का खुलासा कर रहे थे। उसमें कोई आईटी सेल नहीं था, उसमें कोई भाजपाई नहीं था, उसमें कोई संघी नहीं था, और वही चीज अभी फिसलती दिख रही है, इसलिए वो एक चिंता होती है। बहरहाल आपकी जो बात है वो एकदम तयशुदा बात है कि नैरेटिव का काम कभी भी सरकारें नहीं करेंगी, वो नैरेटिव का काम हमेशा बाहर के लोग करते हैं, और बाहर के। लेकिन संघ की जो चुप्पी है, जो आपने कहा भी अपने पहले ही वक्तव्य में, आपने जो एक इशारा किया कि आखिर संघ बैठकर जब उसके खिलाफ इतने प्रचार होते हैं, और अब तो उसने अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख भी बना रखा है बाकायदा, जब उसके प्रवक्ता हैं, तब वो लोग क्या कर रहे हैं, जब वो ट्विटर पर मौजूद है, जब वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जब भागवत मौजूद है, जब भागवत बाकायदा प्रेस के साथ कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब बाकायदा प्रेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर ये बातें क्यों हो रही हैं कि आरएसएस ने ये किया, आरएसएस ने वो किया, आरएसएस ने फलाना किया। लेकिन फिर घूम फिर कर बात वही। मुख्य मुद्दा आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूंगा। 3 अभी इसने जो देशद्रोह की बातें कही हैं, सिखों के बारे में गलत बयानी की है राहुल विंची ने, आरक्षण जैसे सेंसिटिव मुद्दे को इसने बहुत ही घटिया तरीके से ये किया है। इसने कहा है कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, और संघ का मामला संघ वाले जाने। लेकिन इन 2 मसलों पर, और सिवाय बहन जी के अलावा और कोई दलित नेता भी नहीं बोल रहा है। ये एक बड़ी मजेदार बात है। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मुझे एक चीज पे बड़ी आपत्ति है अपने कंक्लूडिंग रिमार्क कहते हुए सर। दलित नेता क्या होता है? एक तरफ आपका प्रधानमंत्री सत्ता में रहते हुए हिंदू एकीकरण की बात कर रहा है, और हम आप जैसे लोग अगर अपनी जबान से दलित नेता, ओबीसी नेता, ब्राह्मण नेता, ठाकुर नेता, बनिया नेता, तो इसका मतलब 10 साल में मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, फिर कुछ नहीं सीखा। यही तो राहुल गांधी कर रहा है, यही तो पूरा इकोसिस्टम कर रहा है उनका, कि आप ये बात कर रहे हैं कि दलित नेता ही बात करे, ब्राह्मण नेता बात ना करे, सवर्ण नेता बात ना करे, बल्कि अगर कोई दलित हिंदू भाई इस पर अगर अपनी व्यथा या कथा कह रहा है, तो उसको जय भीम कह के एक ताना दे दे और कहे चलो हटो। सोशल मीडिया पर बड़े प्रकांड विद्वान और बड़े समझदार और तमाम तरह के, हर तरह के ज्ञानी पुरुष, हम तो यूरेशिया जा रहे हैं, बड़ा उच्च स्तर है व्यंग्य का लोगों के। आहा, आनंद आ जाता है वह लोग। बताओ भाई हमको यूरेशिया कब जाना है? अरे चले जाओ ना। और शर्म नहीं आती है कि नेपाल जैसा एकमात्र पूरे विश्व के मानचित्र में जो हिंदू राष्ट्र था, वहां तो तुम जाके बचा नहीं पाए। यूरेशिया का टिकट जानते हो कितने का आता है? अरे नेपाल चले जाते, पासपोर्ट है तुम्हारे पास, यूरेशिया चले जाओगे। आधार कार्ड तो सहेज के रखते नहीं हो, और कहते हो कि सरकार क्या करे। सर, विमर्श मैं फिर कह रहा हूं, सरकारों का काम नहीं है। 10 सालों की सत्ता के बाद इस तरह की ऊबन ये समाज का काम नहीं है। दूसरा अंतिम बात, उस व्यक्ति के पास आपने तीसरे टर्म में चुन के अपने नेता को गद्दी सौंप दिया है, उसके पास 5 साल है। उसी के साथ इसी देश ने 99 सीट देके एक खतरनाक व्यक्ति को, जो भारत में दुश्मनों का प्रतिनिधि है, उसको नेता प्रतिपक्ष बना दिया। उसके पास भी 4.25 साल है। ऐसा थोड़ी ना कि वो चुप रहेगा। क्यों चुप रहेगा भाई? आप उससे ऊंचा क्यों नहीं बोलते? जब आपके प्रधानमंत्री को हमने देख लिया पिछले 10 सालों में काम करते हुए कि वो लकीर छोटी नहीं करता, बल्कि वो व्यक्ति बगल में एक लंबी लकीर खींच देता है, आप क्यों नहीं ये काम करते? हम अपना काम करें। मुझे गायत्री परिवार का एक मंत्र अंत में दोहराते हुए अच्छा लगता है बार बार, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। युग सुधरेगा। बहुत सही बात कही आपने। आप निष्कर्ष यही है कि हम अगर बदलेंगे, या हम अगर विरोध करेंगे गलत बातों का, तो उसकी गूंज बहुत दूर दूर तक सुनाई देगी। और यह भी आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया, जो मेरा लक्ष्य भी था, कि अगर कोई हिंदू हिंदू है,
तो उसको दलित में, ओबीसी में और इस खांचे में बांटने की हमारी कोशिशें गलत हैं। दर्शकों, श्रोताओं, राहुल विंची एक खतरनाक विषधर है, एक नाग है जो लगातार अपना जहर छोड़ता जा रहा है। खासतौर से वह विदेश में जब जाता है तो इस देश के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिसको कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति, कोई भी भारत से प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बावजूद उसके चमचे, उसके नौकर चाकर लगातार उसको डिफेंड कर रहे हैं। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कुछ पुराने क्लिप्स वायरल कर रहे हैं कि वह भी विदेश में जाकर यह कहते हैं। लेकिन मूर्खों, प्रधानमंत्री की स्वस्थ आलोचना या फिर अपनी गलतियां मानना और राहुल गांधी का देश के खिलाफ घात करना एक समान तुला में नहीं तोला जा सकता है। अवनीश जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, श्रोताओं, फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में किसी और विषय पर हम लोग हाजिर होंगे। अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए, लगातार जुड़िए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।